उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर भी हो तो थक कर रोया नहीं करते। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, भावी अध्यापकों का इस तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहां भी होंगे अच्छे स्वास्थ्य और मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। और इस वर्तमान परिदृश्य की परिस्थितियों में आप अपने आप को अनुकूलित महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, वर्तमान माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो हम लोगों का चल रहा है, बहुत ही संघर्ष भरा है। इस संघर्ष भरी इस दुनिया में पाने की हिम्मत रखते हो, संघर्ष भरी इस दुनिया में पाने की हिम्मत रखते हो तो साथियों, जीवन में एक बात याद रखना कि वह मंजिल दूर नहीं जो आपको मिल ना सके, जो आपको प्राप्त ना हो सके। तो आज हम सभी इन्हीं इरादों को मजबूत करते हुए बात करेंगे और हिंदी विषय की श्रृंखला में जो हमारी शिक्षक सीरीज श्रृंखला नंबर 4 है, इस श्रृंखला में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा पोर्शन रहेगा, हम लोग मोस्टली प्रयास करेंगे जीन पियाजे साहब को भी यहाँ पर कवर करें। जीन पियाजे साहब को कवर करने के साथ साथ हम लोग एक पैसेज को भी हल करेंगे। हम लोग प्रतिदिन एक पैसेज को सॉल्व करते हैं। हमारी ये श्रृंखला का चौथा दिन है और इस चौथे दिन की श्रृंखला के साथ आज हमारा चौथा पैसेज भी है। तो लगातार हमारा एक प्रयास रहता है कि हम आप सभी को एक बेहतर दिशा और एक बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त करा सकें और आप सभी लोग अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल को पाने में किसी भी उद्देश्य से या किसी भी समस्या के कारण या किसी भी परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने लक्ष्य से वंचित ना रहें। मेरा पूरा प्रयास, मेरे संस्थान का पूरा प्रयास यह रहेगा कि आप सभी सीटेट जुलाई 2024 को, जो 7 जुलाई को परीक्षा लगी हुई है, इस 7 जुलाई की परीक्षा में अपना 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकें। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है अब की बार 130 पार का, इस संकल्प को हम लोग एक जुनून और एक जोश और एक जज्बे के साथ इसको पूरा कर सकें। क्योंकि कहावत है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अर्थात सिलेक्शन हमें लेना नहीं है, छीनना है। कहते हैं ना, जब हक हमें मिलता नहीं है, जब हमें हक मिलने आसानी से ना मिले तो हमें छीनना पड़ता है। तो साथियों, आज की इस संघर्ष भरी, आज की इस परिस्थिति भरी दुनिया में हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को छीनना है। और वो छीनेंगे कैसे, तो हमें अपने अंदर हौसलों को बुलंद रखना है, क्योंकि हौसले होंगे बुलंद तो मंजिल आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं होगी, और हौसलों में अगर जरा सी भी कमी आई साथियों, तो मंजिल हमारी पास होते हुए भी साथियों क्या हो जाएगी, पास होते हुए भी चाहकर भी हम उसको अपने नजदीक नहीं ला पाएंगे। तो सभी साथी क्या करेंगे, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में इंगित बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो को मिलने वाली समस्त नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी मिलने वाली समस्त वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि हम लोग शिक्षक श्रृंखला की इस सीरीज में प्रतिदिन क्या करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और आपके सामने नए से नए प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कराते हैं। और पूरे प्रयास रहता है कि हम आपको बेटर करा पाए और आपको 100% नंबर ला पाए। आइएगा, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी समय को जाया किए हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। मैंने आपको बताया हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। अगर जो वक्त हाथ से निकल गया जाता है, या कह सकते हैं जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता है, तो हमें क्या करना है कि कहते हैं ना, कुछ जो आप बोगे वही काटोगे। अगर वक्त की इज्जत आप करोगे तो वक्त आपकी भी इज्जत करेगा, और वक्त की इज्जत अगर आप नहीं करोगे साथियों, तो वक्त इज्जत आपकी भी नहीं करेगा। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से अपने बुलंद हौसलों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे और डट जाएंगे, क्योंकि आज हमें क्या करना है, पसीना इतना बहाना है साथी कि हमें मंजिल को उसकी औकात बताने चलनी है। तो आइएगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पैसेज हमारा है, कुछ लाइनें हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियां हमारी कुछ इस प्रकार से हैं। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, जो राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो,
एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा सत्य की हार हो, सत्य की विजय सदा सत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो साथियों, इन पंक्तियों में आपने देखा होगा एक ऐसा जोश भरा हुआ है जो व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इतना ज्यादा मजबूती से प्रेशराइज कर रहा है, प्रशस्त कर रहा है कि सत्य पर चलने के लिए कोई भी साथी इतना मजबूती से अडिग हो जाए कि सत्य से वह भ्रमित ना हो सके। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में झुका नहीं रुका नहीं। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं। हमने बताया साथियों, देशभक्ति की साग में, देशभक्ति की साग में हमारे पता नहीं कितने वीर शहीदों ने केवल झुकना नहीं सीखा, सब कुछ सीखा, झुकना नहीं सीखा। कहावत है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अर्थात सर कट जाएगा लेकिन सर झुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहां पर लिखा है कट गया है शीश पर। हमने अपने देशभक्ति की इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने ऐसे हुए जिन्होंने हमें हमेशा झुकाने का प्रयास किया, हमारे देश को पीछे फेंकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के उन वीर सेनानियों ने कट गया है शीश पर, अपना शीश को कटवाना उचित समझा, लेकिन यह शीश है झुका नहीं और उस शीश को कभी झुकने नहीं दिया। राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। साथियों, आपके सामने यह पंक्ति यह प्रदर्शित कर रही है, यह पंक्ति यह व्याख्या दे रही है कि आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितने भी संकट क्यों ना हो, आपके सामने बादल काले काले घनघोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप राही वास्तविक अच्छे राही हैं, अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, अगर आप अच्छे लर्नर हैं, तो आपके जीवन में कितनी भी सारी समस्याएं हैं साथियों, हमें अपने मार्ग में रुकना नहीं है। एक अच्छे कंपटीटर का गुण यही होता है कि अपने कंपटीशन में कितना भी कंपटीशन बढ़ता चला जाए, लेकिन हमें अपने कंपटीशन को बीट किए करने से पहले हमें रुकना नहीं है। तो पंक्तियां बता रहे, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाए, वही एक सच्चा राही होता है जो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुकाबला टक्कर का करता है और कभी भी राह में रुकता नहीं है। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, समस्याएं कितनी भी हो, समस्याओं का अगर हमने बताया, महात्मा बुद्ध साहब कहा करते थे, दुख है दुख का कारण है, दुख है दुख का कारण है, और दुख का कारण अगर है तो दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग है। क्योंकि उन्होंने बताया था, 4 सत्य बताए थे, दुख है दुख का कारण है, दुख का निवारण है, उस निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो ऐसी स्थिति है कि कितना भी अंधकार क्यों ना हो जाए, अंधेरा बढ़ता क्यों ना चला जाए, अंधेरा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आप याद रखिएगा, प्रकाश एक दिन होता है। हमने आपको बताया, रात कितनी भी बड़ी हो जाए, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन सुबह, एक समय ऐसा आता है कि सुबह जरूर होती है। तो हमारे सामने परिस्थितियां कैसी भी विषम हो जाए, कितने भी संकट के बादल आ जाएं, लेकिन हमें क्या करना है, उम्मीदों पर अपने उम्मीदों को लगातार बनाए रखना है, हार नहीं माननी है। साथ ही अगर आपने जीवन में कभी हार नहीं मानी तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, प्रकाश जरूर होगा आपके सामने, कितनी भी अंधकार की स्थिति हो। आप जीवन की गरीबी की परिस्थिति में पल रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, आपकी कार्यशैली लगातार तत्पर रूप से कार्य कर रही है, तो साथियों याद रखना कि आपका की जो गरीबी वाली स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वह सही जरूर होगी, बशर्ते आपको पैशंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, हमेशा जीत सत्य की ही होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य की जीत के लिए एक बार भगवान ने प्रत्येक बार, एक बार नहीं अनेक बारों क्या किया है, इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है। तो जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। चाहे असत्य कितना भारी हो जाए, कह सकते हैं ना, सत्य जो होता है, सत्य को
झुक नहीं सकता, सत्य ठहर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। एक समय ऐसा जरूर आएगा साथियों जिसमें सत्य की जीत जरूर होगी और असत्य को उस हार का सामना करना पड़ेगा। असत्य झुकेगा और एक दिन अवश्य झुकेगा। वही ये पंक्तियां बता रही हैं, एक दिन प्रकाश होता है, प्रकाश एक दिन जरूर होगा। कितना भी अंधकार हो, कितना भी अंधकार हो हमारे जीवन में, कितने भी काले काले बादल समस्याएं रूपी छाए हो, सत्य की विजय होती है सदा और असत्य की हमेशा क्या होती है साथी, हार होती है। सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो, सच्चाई साथ में रहे। अगर आपने अपने को सत्य के मार्ग पर प्रशस्त कर लिया है तो साथियों याद रखना, आपका अंत कैसा भी हो, अंत नहीं हमेशा याद रखना। अगर आपने सत्य के मार्ग पर प्रशस्त रहे हैं, आपने सच्चाई का हमेशा साथ दिया है, तो आपका अंत कैसा भी हो साथियों, अंत आपका कैसा भी हो, लेकिन सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। जीत हमेशा साथियों किसकी होगी, जीत हमेशा साथियों सत्य की ही होगी और असत्य को हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। तो यह पंक्तियां हमें कुछ इस प्रकार से मोटिवेट कर रही हैं। क्या कह रही हैं, शीश कट जाए पर शीश झुकना नहीं चाहिए, समस्या कितनी भी विषम हो पर हमें राह में रुकना नहीं चाहिए। अंधकार कितने भी हो प्रकाश जरूर होता है, असत्य कितना भी मजबूत हो लेकिन सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। अगर आपके हाथ में सच्चाई है, अगर आपने सत्य की राह पर चलना सीखा है, तो आपका अंत कैसा भी हो यह निर्णय नहीं करता, लेकिन आपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संग्राम छेड़ा है, इस क्रांति को जलाया है, तो उसमें उसकी जीत होगी और असत्य को हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। आएगा यह साथियों पंक्ति का अर्थ था। इन पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, यह हमसे पूछा गया है। यह चीज है, कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, इस चीज को हमें देखना है। अगर हम लोग सर्वाधिक बल की बात करें तो यहां पर साथियों समझिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रकाश पर बल दिया गया है, अंधकार पर बल दिया गया है, सत्य राह पर। अगर हम लोग प्रकाश की बात करें साथियों, प्रकाश भी पंक्ति में आया है। अंधकार की बात करें, अंधकार भी आया है, सत्य भी आया है, राह भी आया है। सत्य यहाँ है, राह यहाँ है ना। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं हमें। ये तो वही स्थिति हो गई ना, हमारे सामने क्या कर दिया गया, चार ऑप्शन ऐसे रख दिए गए और उन चारों में से एक आ गया, इसमें से कोई एक छाट लो। लेकिन चारों ही क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि चारों ही अच्छे होने वाले हैं ना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो यहां पर देखिएगा सबसे जो ज्यादा बल दिया गया है साथियों, कहा गया है कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है, राही वही है जो राह में रुकता नहीं है। अर्थात क्या होता है, राह में जब रुकेगा नहीं, कार्य करता रहेगा, अंधकार कितना भी हो प्रकाश होता रहेगा, फाइनली जीत किसकी होगी, सत्य की होगी। अर्थात सबसे ज्यादा बलवती शब्द क्या है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा बलवती शब्द साथियों क्या है, सत्य है। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर हो जाएगा। कविता में सर्वाधिक बल जो दिया गया है सत्य पर, कि अगर आप इन सभी परिस्थितियों को फॉलो करते हैं, इन सभी स्थितियों में लगातार अड़े रहते हैं, जीत हमेशा किसकी होती है, सत्य की होती है। अगर आपके जीवन में साथियों समस्या आ रही है, तो समस्या आने से हमें डरना नहीं है। समस्या हमें इशारा करती है कि हमें एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बदलना है। अर्थात समस्या अगर आए आपके जीवन में तो समझ जाना, डरना नहीं है, अब हमारे जीवन का रंग बदलने वाला है, गरीबी हटने वाली है, आर्थिक स्थिति कमजोर जो थी उसको मजबूत होना है। आइएगा हम लोग आगे बात करते हैं। कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था साथियों, सत्य पर। अगला है, अंधकार किसका प्रतीक नहीं है। भाई अंधकार मतलब अंधेरा, अर्थात काले काले जो बादल हैं यह किसका प्रतीक नहीं है। देखिएगा एक दिन प्रकाश होता है, कितना भी अंधकार हो, समस्याएं कितनी भी विकट क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश जरूर होगा। तो अंधकार बुराई का प्रतीक, भैया अंधकार आपके जीवन में होगा तो बुराई तो होना तय ही है, तो बुराई का प्रतीक तो है। निराशा, अगर आपके जीवन में अंधेरा है, आपके जीवन में समस्याएं बहुत हैं, तो आपकी स्थितियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, निराशा आपके जीवन में छा जाएगी, काले काले बादल होंगे। ऐसी स्थिति, निराशा तो अंधकार का सूचक ही है, बुराई भी अंधकार का सूचक है, निराशा भी सूचक है, लेकिन हमें साथी क्या करना है, नहीं है वो ढूंढना है। देखो हमेशा सीटेट में जब प्रश्न आए तो उसको पढ़ा करो, जब नहीं शब्द मिल जाए तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी गलतियां होने का प्रयास रहता है, बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, और हमें एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें 100% अगर मेहनत की है तो हमें 100% परिणाम भी साथ में लेना है। तो यहाँ पर अंधकार किसका प्रतीक है, तो बुराई का प्रतीक है, निराशा। चुनौतियां, अंधकार जब आएगा भाई समस्याएं हमारे सामने आएगी, जब समस्याएं आई है, समस्या आई है तो उसकी चुनौती है कि हमें उस समस्या से लड़ना है,
और उस समस्या से निजात पाना है साथियों। तो अंधकार का सूचक है चुनौती। भाई अंधकार आया है तो हमें उस अंधकार से लड़ना है, उस अंधकार से निकलना है, उस समस्या से हटना है, क्योंकि वह समस्या अगर जीवन पर्यंत बनी रही तो हमें कुरेद डालेगी, बिल्कुल लकड़ी को खा जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अंधकार तो चुनौती का प्रतीक है, लास्ट में है समाधान। अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है साथियों, अंधकार से समाधान का कोई रिलेशन नहीं है। अगर समस्या है तो समस्या यह नहीं सूचित करती है कि समाधान होने वाला है, समस्या आई है लड़ने के लिए आपसे, आपके समाधान को ध्वस्त करने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दैमाबाद इज द राइट आंसर। आएगा समूह से भिन्न शब्द। देखो भिन्न का मतलब होता है साथी एक दूसरे मतलब भिन्न शब्दों का विषम, मतलब तीन शब्द एक जैसे होंगे और एक जो होगा वह क्या होगा, वह सबसे अलग होने वाला है। और जो अलग है साथियों वही हमें छांटना है। कौन सा अलग है अभी देखते हैं भाई। शब्द दिए गए हार बिहार, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। आप यहां पर साथियों देख रहे होंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे प्रकाश है, प्रकाश का विलोम क्या होता है, अंधकार होता है। जय मतलब जीत होती है, पराजय मतलब हार होती है। यहां पर बात करें सत्य, और सत्य का विलोम असत्य होता है। मतलब यह तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट को आइडेंटिटी दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे को के विलोम को प्रदर्शित करें। लेकिन हार माने होता है जो हार गए, और बिहार माने होता है भ्रमण करना। बिहार माने क्या होता है, भ्रमण करना। और कभी हारने का विलोम भ्रमण करना नहीं हो सकता, अर्थात यह विलोम शब्द को इंडिकेट नहीं करता, अर्थात विलोम शब्द का सूचक नहीं है साथी। तो जब विलोम शब्द का यह सूचक नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा भिन्न शब्द हो जाएगा। ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। अगला है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। भाई कविता में क्या कहा गया है, शीश कट जाए पर शीश झुकना नहीं चाहिए, समस्या कितनी भी विपरीत हो रास्ते में रुकना नहीं चाहिए, अंधकार कितना भी घनघोर हो क्योंकि प्रकाश होता है इसलिए सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो अंत आपका कैसा भी हो, लेकिन हमें इतना जरूर पता है सत्य की सदा जीत होगी, असत्य की हार होगी। तो कविता कहती है कि हमें अपनी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें अपने शत्रु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें अपने सब कुछ कट जाए वही बात है। हमने बताया सर कटाया, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, दुनिया का सब कुछ एक तरफ हो जाए लेकिन स्वाभिमान बिकना नहीं चाहिए साथियों। स्वाभिमान अगर बिक गया, अगर स्वाभिमान समाप्त हो गया साथियों, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, पतन हो जाता है। चिंता ऐसी चीज होती है जो उसको जला के राख कर देती है, क्योंकि स्वाभिमान से गिरे हुए व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की इज्जत चली गई हो, समझ लो उसका जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है। अर्थात कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल अच्छा आंसर है, सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कट गया है शीश पर शीश ये झुका नहीं, अर्थात यहां पर तो अच्छी बात है, सिर नहीं गिरना चाहिए। अंधकार नहीं होना चाहिए, भाई अंधकार तो होता ही है, अंधकार होता था तभी तो प्रकाश होगा, क्योंकि अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश कहां से आएगा, दुखी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है स्वाभिमान बना रहना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, सर कट जाए लेकिन हमारा सर झुकना नहीं चाहिए, स्वाभिमान जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान प्रतिनिरंतर बना रहना चाहिए। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दैमाबाद इज द राइट आंसर। आइएगा लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पांचवा प्रश्न साथी है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। इस कविता का मुख्य स्वर तमस, ओज, श्रृंगार, देशभक्ति। देशभक्ति भी साथियों कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बात की गई है, यहां पर जो पंक्तियां कह रही हैं, एक व्यक्ति के बारे में हमें आदेशित कर रही हैं, और उस व्यक्ति के आदेशित होने के रिस्पॉन्स में हमें बताया गया है कि इस पंक्ति का मुख्य स्वर क्या है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो यहां पर आपने देखा हो कट गया है, एक वीर व्यक्ति कहता है कट गया है शीश, हमारा शीश कट गया लेकिन हमने शीश को झुकना नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ओज हो जाएगा। अर्थात उसके अंदर इतना तेज विद्यमान था, इतना जुनून विद्यमान था, इतना जोश विद्यमान था, हौसले इतने बुलंद थे कि उसने क्या किया, शीश कटवा लिया लेकिन शीश झुकने नहीं दिया। तो इस कविता का साथियों मुख्य स्वर क्या हो जाएगा, इस कविता का साथियों जो मुख्य स्वर हो जाएगा ओज हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यह पैसेज जो होगा और इस पैसेज से संबंधित प्रश्न जो रहे होंगे, आप सभी को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ हमने आपको बताया कि कोई भी प्रश्न हम आपका गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर गलत हो गया तो मेरा संकल्प टूट गया और हम अपने संकल्प को टूटने नहीं देंगे साथियों। बस आप अपने धैर्य को, अपने पैशंस को बनाए रखिएगा, क्योंकि हमने बताया है कि हम जो संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। आइएगा देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसको समझेंगे।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुख दुख में समास होगा। सुख दुख में समास कौन सा होगा? सुख दुख में समास होगा, यह हमसे पूछा गया है। अब ऑप्शन यहां पर दिए हैं साथियों। ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास होगा, बी ऑप्शन दिया है साथियों कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा, सी ऑप्शन साथियों दिया है अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, और डी ऑप्शन साथियों दिया है तत्पुरुष समास होगा। यह चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में हमें चूज करना है सुख दुख में समास क्या होगा। देखो द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? उभय पद प्रधान हो द्वंद्व, अर्थात जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचान इसकी होती है साथियों, मोस्टली आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? विलोम शब्द मिलेंगे। प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जिसके दोनों पद प्रधान हो वही क्या होता है साथियों? वही होता है द्वंद्व समास। वही क्या होता है साथियों? वही होता है द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व समास के बारे में याद रखिएगा, विलोम शब्द मिलेंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है साथी पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है साथी? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और इसकी पहचान क्या होती है? आपको शब्द के प्रारंभ में क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। तत्पुरुष समास साथी क्या होता है? यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें क्या होगा? यहाँ पर बाद वाले पद की प्रधानता होगी। कर्मधारय समास क्या होगा? कर्मधारय जो कर्म को धारण करता है, अर्थात विशेष विशेषण विशेष यहाँ पर मिलेगा साथी। यहाँ पर क्या मिलेगा? विशेषण विशेष से मिलेगा। अब आइएगा हम लोग इसको पहचान ले सकते हैं। हो सकता है विशेषण विशेषण भी मिल जाए, हो सकता है विशेष से भी मिल जाए। दोनों स्थितियों को समझिएगा और प्रश्न को सही करके आइएगा, क्योंकि हम किसी भी प्रश्न को गलत होने वाले करने वाले नहीं है। तो सुख और दुख, अगर यहाँ पर साथी सुख दुख की बात करें, सुख दुख जीवन के साथी है ना, कभी सुख कभी गम, ये है जिंदगी का नियम है ना। सुख और दुख विलोम शब्द हो गए, और हमने बताया था साथी विलोम शब्द होता है तो समास कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थात आपके सामने आप देख रहे होंगे, सारी शिद्दत के साथ सभी चीजों को समझ रहे होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो ए ऑप्शन था। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों? अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया आधारित लेखन। प्रक्रिया आधारित, प्रक्रिया आधारित लेखन, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? किस चरण से आरंभ होता है? किस चरण से आरंभ होता है, यह हमसे साथियों दिया गया है। जो प्रक्रिया आधारित चरण है, लेखन है, यह किस चरण से आरंभ होता है? हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। पहला ऑप्शन दिया है प्रारूप तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। अगला है मानस मंथन, मानस मंथन। और नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों समीक्षा करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना। और लास्ट ऑप्शन है साथियों प्रकाशन करना, प्रकाशन करना। तो यह चार ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रक्रिया आधारित लेखन की शुरुआत होती है। तो चलेगा, हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया आधारित लेखन क्या होता है? प्रक्रिया आधारित लेखन का मतलब होता है साथियों जो लेखन कार्य है, क्या है? जो लेखन कार्य है, इस लेखन कार्य की हमें शुरुआत करनी है। और वह शुरुआत कैसे होती है, उसका क्या सिस्टम होता है? उसका क्या सिस्टम होता है, इसको समझेंगे हम लोग। प्रक्रिया आधारित लेखन में साथियों प्रारूप तैयार करना है सबसे पहले। अगर किसी चीज का प्रारूप तैयार, देखो जब प्रारूप तो तभी आप तैयार करेंगे जब उससे पहले आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो जब आपने सोचा ही नहीं है तो आप उसका प्रारूप तैयार करोगे कैसे, है ना। समीक्षा करना, समीक्षा करना, समीक्षा किसकी होती है? समीक्षा होती है साथी आंकड़ों की। समीक्षा किसकी होती है? आंकड़ों की समीक्षा होती है। जब आपके पास कोई डेटा होगा तभी तो साथी आप उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। अगला है प्रकाशन करना। जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो प्रकाशित कहां से करवाओगे? तो सबसे पहले जब प्रक्रिया आधारित लेखन शुरू करना हो, आपको प्रक्रिया एक नियमबद्ध तरीके से लेखन कार्य करना हो, तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना होगा?
मानस मंथन, अर्थात आपको सबसे पहले ही मस्तिष्क में उसके बारे में सोचना होगा, मंथन करना होगा, और उसके बाद जब मंथन हो जाएगा तब आप उसका प्रारूप तैयार करोगे। तब आप उसका क्या करोगे? प्रारूप तैयार करोगे। प्रारूप तैयार करने के बाद उसकी होती है समीक्षा, और जब समीक्षा हो जाती है फिर उसके बाद साथियों क्या करते हो आप? उसके बाद साथियों आप उसको प्रकाशित करवाते हो। तो इसका आंसर जो होगा BACD हो जाएगा। लेकिन क्रम आपसे पूछा नहीं, इसमें पूछा किस चरण से प्रारंभ होता है। आरंभ होने का चरण क्या है? तो साथियों आरंभ होने का चरण सबसे पहले साथियों आपको क्या करना होगा? मस्तिष्क में उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में मंथन करना होगा। और जब आप साथियों मंथन कर लेंगे, मंथन से ही वहां से ही क्या होती है? किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। अगर आपको प्रक्रिया आधारित लेखन करना है तो सबसे पहले मानस मंथन करना होगा। मानस मंथन होने के बाद आपको प्रारूप तैयार हो जाएगा, फिर उसकी समीक्षा होती है, और जैसे ही उसकी समीक्षा हो जाती है तो तुरंत आप उसको क्या करवाते हैं? प्रकाशित करवा देते हैं। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया गया है साथियों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है, यायावार का अर्थ क्या होता है? हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया है साथियों। यायावार, यायावार का अर्थ क्या होता है? यायावार का अर्थ क्या होता है? अब हमें यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ऑप्शन है घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो गया साथियों, ठीक है, घुमक्कड़, घुमक्कड़। सेकंड ऑप्शन है साथियों घुमक्कड़ के बाद दोस्त, नेता, विद्यार्थी, दोस्त, नेता, विद्यार्थी। यह चार ऑप्शन साथियों दिए गए हैं, और हमें बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा हमारे प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। पूछा गया है यायावार जो होता है, यायावार, ठीक है। यायावार का अर्थ क्या होता है साथियों? तो यायावार का मतलब क्या होता है? दोस्त नहीं होता है, नेता नहीं होता है, विद्यार्थी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यायावार मतलब होता है जो हर समय यायावार मतलब चलता रहे, घुमक्कड़ हो, ठीक है। तो घुमक्कड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर क्या होने वाला है साथियों? ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यायावार का मतलब क्या होता है? यायावार वही होता है जो क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। आएगा, हम लोग एक नए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना के बारे में, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, यह हमसे पूछा गया है साथियों। तो इसके हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम देख लेते हैं अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। इसका ऑप्शन क्या? लचीलापन का अभाव होता है, लचीलापन का अभाव होता है, लचीलापन का अभाव होता है, अध्यापक केंद्रित होता है, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, मतलब टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए अधिगम योजना। और लास्ट ऑप्शन है साथियों एक ही तरीके पर आधारित होना चाहिए। किस पर? एक ही तरीके पर आधारित होनी चाहिए हमारी अधिगम, एक ही तरीके पर आधारित होनी चाहिए अधिगम योजना, एक ही तरीके पर आधारित होनी चाहिए। तो चलिएगा देखिएगा साथियों, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अभी आपने देखा हम आपको जो पढ़ाते हैं अधिगम योजना, जब हम आपको पढ़ाते हैं वहां पर आपको लर्न करवाते हैं, तो आप वहां पर देखते होंगे जब अधिगम योजना मतलब हमने बताया अधिगम मतलब जब किसी भी चीज को पढ़ाया, हमने सबसे पहले आपको बताया था अधिगम क्या होता है? व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। क्या होता है साथियों? व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले अधिगम को ही स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। अधिगम कैसे होना चाहिए? अधिगम, अब अधिगम के लिए आप कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे, और आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग क्या सोच कर करेंगे? भाई प्लानिंग का मतलब ये हुआ आप पढ़ाने किसको चल रहे हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ाने चल रहे हैं। अब पहले क्या होता था, अगर हम लोग गुरुकुल की शिक्षा पर बात करें, ठीक है, या अपने प्राचीन एजुकेशन पर चले जाए, तो वहां पर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी। वहां पर क्या होता, अध्यापक जैसे चाहता था वैसे बच्चों को सिखाने का प्रयास करता था। आपने देखा होगा डंडे के दम पर सिखा दिया जाता था, बहुत से आपने देखा होगा। और आज कल योगा दिवस था ना, तो योग दिवस पर मुर्गा बना दिया जाता था ना। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाकलाप हैं जो हमारे सामने से घटित होते रहते थे। तो चलेगा अधिगम योजना, लचीलेपन का अभाव। भाई अधिगम योजना, जैसे मान लो क्या हुआ, हमने कोई योजना तैयार की, और जब उस योजना को बनाया
और इस योजना को बनाने के बाद हमने देखा कि वह योजना क्या हो रही है, बहुत ही जटिल हो रही है। वह योजना साथियों क्या हो रही है, बहुत ही जटिल हो रही है। अर्थात कोई भी योजना ऐसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें हल्का लचीलापन। हमारे भारत के संविधान भी लचीलापन है। विपरीत परिस्थितियों को देखते ही हमें उसमें समाधान करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कहीं ना कहीं अमेंडमेंट एक्ट आते रहते हैं, संविधान संशोधन आते रहते हैं। इसका मतलब जो हमारी पाठ्य योजना होनी चाहिए अधिगम के अनुरूप होनी चाहिए, और वो अधिगम किसके अनुरूप हो, बच्चों के अनुरूप होगा। बच्चे क्या सीखना पसंद करते हैं, बच्चे कैसे सीखना पसंद करते हैं, इन सब चीजों से संबंधित अगर योजना होगी तो वह अधिगम योजना प्रभावी ज्यादा होगी। तो लचीलेपन का अभाव साथियों अगर होगा तो वह योजना अच्छी नहीं होगी। टीचर सेंटर्ड मतलब टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। अगर टीचर सेंटर्ड होगा, भाई अध्यापक को क्या आता है, अध्यापक कैसे पढ़ाता है, अगर इन सब चीजों पर भाई अध्यापक जैसे पढ़ाता है वैसे योजना नहीं। बच्चा कैसे सीखता है, हाउ टू लर्न द चाइल्ड, अर्थात बच्चा कैसे सीखता है, इस बात को हमें देखना है। हमें बच्चे की विवेकी शक्ति के बारे में समझना है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की कल्पना शक्ति कैसी है, बच्चे के अंदर किस चीज को सीखने की जिज्ञासा है। अगर इन सभी चीजों पर हमने ध्यान दे दिया, बच्चे की रुचियों पर देख लिया, बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है, हमें अध्ययन शैली को सृजनात्मक तरीके से सिखाना है। अर्थात अगर बच्चा क्रिएटिव तौर पर सीख रहा है साथियों, तो जो हमारी एजुकेशन होगी वो ज्यादा प्रभावी होगी, बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको भी देखिए, एक ही तरीके पर आधारित, मतलब एक तरीका जो रटन सिस्टम चला आ रहा है, जो हमारी रोट लर्निंग चली आ रही है, हमें उसी भी मतलब परंपरागत तरीके पर चलते रहना चाहिए। भाई पिताजी ने खेती कर ली, लड़का भी खेती करेगा, पोता भी आएगा खेती करेगा, एक ही तरीके पर कैसे उनके अधिगम मतलब पहले आता था भाई गुरुजी आए, गुरुजी ने लिखवा दिया याद कर लो, फिर आए गुरुजी लिखवा दिया याद कर लो, भाई ऐसा नहीं होगा। एक ही तरीके पर योजना नहीं होनी चाहिए, योजना को भी समयानुसार परिवर्तित करना होगा, योजना लचीली होनी चाहिए। अधिगम तभी प्रभावी हो सकता है, अधिगम तभी प्रभावी हो सकता है जब योजना जो होगी बच्चे के अनुरूप होगी, बच्चे के रुचि के अनुरूप होगी, बच्चे की कल्पना शक्ति और उसके जिज्ञासा के अनुरूप होगी। और हमारे वर्तमान वातावरण के आधार पर अगर योजना तैयार की गई है साथियों, तो इसके आधार पर अगर है तो लर्निंग हमेशा जो होगी वो प्रभावी होगी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बता देंगे भाई, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग वीडियो को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम समय समय पर आपको याद दिलाते रहते हैं कि यह भी कार्य आपको ही करना है, क्योंकि यह कार्य आपको ही दिया गया है और इसको करने की जिम्मेदारी भी साथियों किसकी है, आप ही की है। अगला साथियों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में, अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता, किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न से संबंधित प्रश्न हल करने हेतु देना चाहिए, यह पूछा गया है। अर्थात पियाजे की किस अवस्था के दौरान, पियाजे की किस अवस्था के दौरान हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नों को हल करने के लिए देना चाहिए। अर्थात वह उन प्रश्नों को हल कर सके। आइएगा हम लोग आज पढ़ते हैं जीन पियाजे को, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा शख्स है हम लोगों के सीटेट की परीक्षा के लिए कि अगर हमने इनको पढ़ लिया साथियों, तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि आपके जीवन में या आपकी सीटेट की परीक्षा में कभी भी कोई प्रश्न आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 से 7 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे सीटेट के पेपर में रहती है। जीन पियाजे से संबंधित अहम प्ले है, अर्थात हम इनको पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग जीन पियाजे की बात करें साथियों, जीन पियाजे की बात करें 1896 1896 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? एक एक चीज को बड़ी शिद्दत के साथ साथियों समझिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको समझा पाए और सारी चीजें हम आपके
अनुसार, आपके अनुसार आपको दे पाए और आप कोई भी प्रश्न गलत ना करें। मेरा ऐसा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास ये है कि आपका प्रत्येक प्रश्न आपके सामने जब आए तो आप उसको इस शिद्दत के साथ कर पाए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर साथियों गलत हो जाएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि फिर हमारी कहीं ना कहीं इसमें गलती रह गई, तो यह चीजें छूटनी नहीं चाहिए। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर बात की हुई थी। अगर हम लोग बात करें साथी, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर बात की और इन्होंने कहा संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 चरणों में बांटा। इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने चरणों में बांटा? 4 चरणों में बांटा। और वह 4 चरण कौन कौन से रहे? और इन्होंने, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ शब्दावलियों का भी प्रयोग किया, उनको भी हम लोग बारी बारी से समझेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जीन पियाजे से बनने वाला प्रश्न साथियों आपका गलत ना हो और कंप्लीट रूप से आप इसको क्या कर पाए, सीख पाए। सबसे पहले इन्होंने अपनी, जीन पियाजे ने अपनी शब्दावली में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है, तो हम सबसे पहले इनको समझ लेते हैं और इनके बाद हम इनके चरण को पढ़ेंगे। जो कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट हैं उनको सबसे पहले साथियों समझेंगे, क्योंकि अगर उनको हमने समझ लिया तो कोई भी प्रश्न हमारा साथियों गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग समझने के लिए चलते हैं। इन्होंने बताया अनुकूलन शब्द, सबसे पहला शब्द इन्होंने क्या लिया? अनुकूलन शब्द लिया। अनुकूलन का मतलब साथी क्या होता है? सबसे पहले अनुकूलन अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो, विषम परिस्थिति में अगर हम खुद को समायोजित कर ले जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो हमारे और उसमें अगर खुद को अगर हम लोग समायोजित कर ले गए तो उसी चीज को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज को हम लोग कहते हैं समायोजन। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यह अनुकूलन 2 प्रकार से होता है साथियों। यह अनुकूलन 2 प्रकार से होता है। एक होता है समावेशन, समा और वेशन, और एक होता है समायोजन। समावेशन और समायोजन। समावेशन साथियों कहता है समधन वेशन, जैसा है हमारा समावेशन, समान, वे माने वही और सन माने बेटा, जैसा हमारा बेटा है वैसे ही रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ पुरानी जानकारी को नई जानकारी में डाल लेना ही साथियों क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। अर्थात एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? एसिमिलेशन कहलाता है। अर्थात पुरानी जानकारी में नई जानकारी को डालना ही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। अब आप सोचेंगे भाई पुरानी जानकारी में नई जानकारी तो डाल ली, तो भाई ये पहचानेंगे कैसे पुरानी जानकारी में हमने नई जानकारी डाली? और ये एक ही चीज है, जैसे हमने कहा, समझिएगा ध्यान से। हमने देखा भाई, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, हम क्या खा रहे हैं। देखिएगा साथियों, हमने समोसे को देखा है। समोसा 3 कोने का होता है। समोसा कितने कोने का होता है? समोसे में 3 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 3 कोने का। अब बच्चा देखिएगा पुरानी जानकारी में, और उसने जैसे ही उसने क्या देखा, उसने सैंडविच को देखा या पेटीज को देखा, तो वहां पर आप देखेंगे साथियों उसमें भी 3 कोने होते हैं। तो बच्चा अब क्या करेगा? वह समझ जाएगा कि यह भी क्या है, यह भी साथियों क्या है? समोसा ही रहने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ पुरानी जानकारी जैसी थी उसी जानकारी में अगर अगले ज्ञान को भी उसी जानकारी में पिरो लिया, इसी को साथियों क्या कहने वाले हैं? समावेशन कहने वाले हैं। इसी को साथियों क्या कहने वाले हैं? समावेशन। लेकिन समायोजन के आधार, जैसे समायोजन क्या होता है? समायोजन हमने क्या कर लिया? उसमें थोड़ा समायोजन कर लिया, परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन क्या हुआ? जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी डाल रहे थे तो आपने देखा पुरानी जानकारी और नई जानकारी में अगर कोई विरोध उत्पन्न हुआ और उस विरोध को हमने अलग कर लिया, उसको विरोध में संशोधन कर लिया और फिर हमने नई जानकारी को डाला, तो इसी को साथियों क्या कहते हैं? समायोजन। जैसे हमें पता है कौवा काला होता है। कौवा कैसा होता है साथियों? काला होता है। अब कौवा काला है तो हमने देखा कोयल भी काली है, तो हमने क्या किया? कौवा और कोयल, काली कोयल काला कौवा, दैट मीन दोनों कौवा कौवा हो गए। लेकिन नहीं हमने देखा आवाज के आधार पर दोनों में परिवर्तन है। कोयल स्वर मतलब कह सकते कोयल का स्वर मीठा होता है। ठीक है, कोयल का स्वर कैसा होता है? मीठा होता है। तो अर्थात आवाज के आधार पर हमने क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया।
कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, लेकिन आवाज के आधार पर दोनों ने अंतर स्थापित कर लिया और हमने पहचान लिया जिसकी आवाज मधुर होगी वही क्या होगा, कोयल होगी। अर्थात समायोजन कहता है पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी को डालेंगे साथियों, तो अगर उसमें कोई विरोध है तो उसमें हम क्या कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे। अर्थात इसी को साथियों क्या कहते हैं, समायोजन। अगला शब्द इन्होंने डाला जीववाद। जीववाद कुछ शब्दावलियों को साथियों हम लोग देखते हैं, समय के साथ साथ परिचर्चा करते हैं। जीववाद, जीववाद क्या होता है? जीववाद इन्होंने बताया कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, बच्चे क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन को मानते हैं। निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, जीवन। बच्चा क्या सोचता है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन होता है। पहले आपने देखा होगा जब आप छोटे रहेंगे, मोबाइल चलता था चलछैया वाला, है ना, या बच्चे गुड़िया गुड्डों को भी इसमें क्या समझते हैं, गुड़िया गुड्डों को भी अपनी तरह समझते हैं। अर्थात यह हुआ बच्चे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की तुलना करते हैं। भाई हमें भूख लगी है, बच्चा क्या सोचता है, हमें भूख लगी है तो मेरी गुड़िया को भी भूख लगी होगी। हमें गर्मी लग रही है, हमें नहाना है, मेरी गुड़िया को भी नहाना है। आपने देखा होगा छोटे पर जब आप नानी या मामा के यहाँ जाते होंगे तो आप अपने गुड्डा गुड़िया को साथ में लेकर जाते होंगे। भाई हमारी गुड़िया को यहाँ मेकअप कौन करने वाला है, हम तो तैयार हो जाएंगे, मेरी गुड़िया को तैयार कौन करेगा। तो अर्थात बच्चे क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन को समझते हैं। यही स्थिति साथियों का कहलाती है, यही स्थिति साथियों कहलाती है जीववाद। यही स्थिति साथियों क्या कहलाती है, जीववाद कहलाती है। अगला वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, देखिएगा, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है वस्तु भले ना दिखे, वस्तु भले ना दिखे लेकिन उसका स्थायित्व होता है। जैसे आप नानी के यहाँ जाते होंगे जब, तो आपको दिख नहीं रहा है, आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन जैसे ही गांव की मोड़ आती होगी तो आपको पता जाता होगा यह रोड जो है मेरे नानी के यहाँ जाती है। अर्थात वस्तु दिखे भले ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व हमारे दिमाग में साथियों क्या रहता है, बना रहता है। अगला है स्कीम्स। अगला है साथियों क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साथियों क्या कहते हैं, उसी को साथियों हम लोग कहते हैं स्कीम्स कहते हैं। अगला वर्ड है साथियों देखिएगा स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है मस्तिष्क को छोटे छोटे खंडों में। आपने देखा होगा बच्चे जानकारियों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे आपने आज गणित पढ़ी, गणित को एक जगह रख दिया, आपने बाल विकास पढ़ी एक जगह रख दिया, आपने हिंदी पढ़ी एक जगह रख दिया, आपने संस्कृत पढ़ी एक जगह रख दिया, आपने उर्दू पढ़ी एक जगह रख दिया। अर्थात जब बच्चे, आपके घर में देखा होगा जब जगह नहीं रहती है, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं, तो उन सामानों को क्या करते हो, छोटे छोटे डिब्बों में भर के रख देते होंगे। तो बच्चे जानकारी को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके रखते हैं। बच्चे जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह व्यवस्थित करके रखते हैं साथियों, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है स्कीमा। अगला देखिएगा साथियों, अगला होता है केंद्रीकरण। अगला साथियों क्या होता है, केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन। बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अर्थात केंद्रीकरण होता है। जैसे आपने देखा होगा आपका टीचर बनने का सपना है, आप सब कुछ सोचते होंगे, लेकिन एक टीचर के दृष्टिकोण से हम बीटीसी किए तब भी टीचर बनेंगे, बीएड किए तब भी टीचर बनेंगे, टीजीटी किए तब भी टीचर बनेंगे। अर्थात हमारे कह सकते हैं कई सारी चीजों पर भी केंद्रीकरण, अर्थात बच्चे बस के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं। इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। अगला होता है साथियों आत्म केंद्रितता। आत्म सेल्फ सेंटर्ड है ना, आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता का मतलब क्या है, आत्म केंद्रितता मतलब जो भी बात है, जो भी चीजें हैं हम कह रहे हैं वही क्या है, सही है। अर्थात बच्चे सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, बच्चे सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। अर्थात मेरे द्वारा जो कहा गया है, हमने जो कहा है वही क्या है, सही है। आपने देखा होगा बच्चा जब बच्चे को भूख लगती है तो वो मतलब भोजन को मांगता है, और उस दौरान उसे भोजन ना दिया जाए तो वो चिल्लाने लगता है, पैरों को फेंकने लगता है। अर्थात बच्चे सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता प्रदान करते हैं, यही साथियों क्या कहलाता है, यही कहलाता है आत्म केंद्रितता। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यह सभी जो शब्दावलियां हैं आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला है एक और शब्द है संरक्षण का अभाव। अगर किसी भी वस्तु की शुरुआती आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए, अगर किसी भी वस्तु की शुरुआती आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए तो बच्चा पलटकर उस आकृति में वापस नहीं जा पाता है। जैसे हमने कहा इस बोतल में हमने पानी लिया, इस बोतल में जितना पानी लिया अब हमने इसी पानी को दूसरे गिलास में डाल दिया,
अब बच्चे को नहीं, अब बच्चे से पूछा जाए भाई इसमें पानी कम है या इसमें पानी ज्यादा, मतलब कम था, बच्चा अब पुरानी आकृति, बच्चे को पता है बोतल बड़ी है तो बोतल में पानी ज्यादा होगा, गिलास छोटा है गिलास में पानी कम होगा, जबकि पानी में दोनों की मात्रा बराबर थी। अर्थात संरक्षण के अभाव का मतलब होता है कि अगर परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया गया है तो बच्चा पुरानी उसी परिस्थिति पर वापस नहीं जा पाता। इसी को साथियों क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव। इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव। तो यह कुछ शब्दावलियां हैं। अब हम बात करते हैं, इन्होंने कॉग्निटिव जो थ्योरी दी, इस कॉग्निटिव थ्योरी में 4 चरण बताए। इस कॉग्निटिव थ्योरी में 4 चरण बताए साथियों। वह 4 चरण कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहला जो चरण था साथी, इसको इन्होंने बोला संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था थी। इसी को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इसी को साथियों क्या कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था आएगा, इंद्रिय जनित अवस्था। जो दूसरी इन्होंने स्थिति बताई, इसको इन्होंने बोला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को इन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला। क्या बोला साथी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोला। जो तीसरी साथियों अवस्था इनके द्वारा बताई गई, तीसरी अवस्था का नाम था साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या था नाम? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और लास्ट में इन्होंने एक और बताई, जिसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के आधार पर कॉग्निटिव थ्योरी को डेवलप करने की बताई गई थी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों, यहां पर देखिएगा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको हम लोग अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अनौपचारिक स्टेज होती है, इनफॉर्मल स्टेज होती है, और या फॉर्मल स्टेज होती है, इसको हम लोग औपचारिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा। संवेदी पेशी जो अवस्था थी, इसकी उम्र 0 से 2 वर्ष बताई गई जीन पियाजे साहब के द्वारा। कितने वर्ष बताई गई? 0 साल से लेकर 2 वर्ष तक की जो उम्र होती है साथियों, वो कितनी होती है? संवेदी पेशी अवस्था जो थी, यहां पर इन्होंने बताई 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। 2 से लेकर 7 वर्ष किसकी होती है? और यहां पर साथी होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और यहां पर साथी होती है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष प्लस तक। यहां पर उन्होंने बताया कि यह इनकी अवस्थाओं की स्तर होते हैं। इन अवस्थाओं में बच्चा क्या क्या करता है, इन सब सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत गर्मी है। ठीक है, तो इस गर्मी का आनंद लेते रहिए आप सब लोग, और क्लास को बड़े ही अच्छे स्तर से समझिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे और सारी चीजें आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, कोई भी प्रश्न गलत नहीं। अब देखिएगा संवेदी पेशी अवस्था, यहां पर बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। इंद्रिय जनित अवस्था का है, अर्थात बच्चा आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी के माध्यम से कार्य करता है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चे के अंदर शब्दों का भंडार है, बच्चे के अंदर किसी भी शब्द का भंडार नहीं है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास नहीं है। और जब बच्चे के अंदर भाषा का विकास नहीं है तो साथियों बच्चे अपने इमोशंस को प्रकट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को भूख लगी है, मम्मी को नहीं बता पा रहा है हमें भूख लगी है। बच्चा अपने इंद्रियों आदि के माध्यम से क्या करता है? अपने संवेगों को प्रकट करता है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा पैरों को फेंकने लगता है, तब मम्मा भागती है, ले 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 मेरे बच्चे को भूख लग रही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, आपने देखा होगा बच्चा समस्त क्रियाएं अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है। इसीलिए इसको साथियों क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। जब बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अक्सर एक मौसम चला है, ट्रेंड चलता रहता है, आपने देखा होगा, उस ट्रेंड में सभी महिलाएं क्या करती है? मेला देखने जाती है अपने बच्चों के साथ। और महिलाओं की फितरत होती है, जो जब वहां किसी भी कार्य को करती है तो पूरी शिद्दत के साथ करती है, आपका साथ देंगी पूरी शिद्दत के साथ। अगर वही महिला दुर्गा का रूप रखती है, अगर आपसे मुकाबला होगा तो भी टक्कर का, वह किसी कार्य को कर रही है तो पूरी शिद्दत के साथ। और जब मेला देखने जाएंगे ना तो भी साथियों पूरी शिद्दत के साथ देखेंगी। और वहां पर देखिएगा क्या होता है, अब वो अपने सामान को खरीदने में लग गए, उन्हें नहीं पता है हमारा मुन्ना हमारे साथ आया है, उन्हें हम अपने सामान। अब मुन्ना क्या करता है? मुन्ने को तो सिर्फ ये पता है हर साड़ी पहनी महिला में मां दिखती है, भाई अगर किसी ने साड़ी पहन रखी वही हमारी मम्मी है। यही स्थिति होती है। आपने देखा महिलाएं साथियों
एक एक कदम दुकान पर आगे बढ़ जाती है, बच्चा वहीं पर है, तब तक दूसरी महिला उसको उठाकर ले जाती है। यही स्थितियों क्या होता है, हर साड़ी पहनी महिला को अपनी मां समझता है। ये किसमें होता है, इंद्रिय जनित अवस्था में होता है साथियों। आइएगा हम लोग प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बात करते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में साथियों क्या होता है, यहां पर बच्चा पलट कर नहीं सोचता। यहां पर बच्चा क्या होता है, पलट कर नहीं सोचता है, अर्थात बच्चे में क्या होती है, विनोमियता की भावना होती है, मतलब आपलटावीपन होता है। बच्चे में क्या होता है साथियों, आपलटावीपन होता है, अर्थात बच्चा पलट कर नहीं सोचता है। बच्चे को अगर आप एक थप्पड़ दोगे ना, बच्चा तुरंत खींच के 2 थप्पड़ देगा। आप बच्चे को एक बार कुछ बोलोगे धीरे से, बच्चा 2 बार धीरे से बोलेगा। आपलटावीपन, बच्चा पलट कर उत्तर नहीं सोचता, मतलब इस बात को अगर हम कहेंगे तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। बच्चा किसी भी बात को पलट कर नहीं सोचता है साथियों, इसी को कहते हैं आपलटावीपन। दूसरी स्थिति साथियों इसी में होती है संरक्षण का अभाव। बच्चा जिस स्तर से बाहर निकल जाता है, परिस्थिति में परिवर्तन होते ही उस परिस्थिति पर वापस नहीं जा सकता, और जब वह उस परिस्थिति पर वापस नहीं जा पाएगा साथियों, तो इसी को क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव कहते हैं। तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें, देखिएगा साथियों, जीववाद की स्थिति होती है। जीववाद क्या होता है, हमने आपको बताया जीववाद के बारे में। बच्चा निर्जीव वस्तुओं में जीवन को समझता है। बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तु में जीवन पाया जाता है ऐसा वह सोचता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह सभी के सभी क्या हैं, वह सभी के सभी जीवन है, उनमें जीवन पाया जाता है। अर्थात हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, इसका मतलब मेरी गुड़िया को भी भूख लगी होगी। हमें प्यास लगी, मेरी गुड़िया को भी प्यास लगी है। अरे भाई हमें गर्मी लगी है तो मेरे मोबाइल को भी नहाना है। ऐसी स्थिति साथी होती है। अर्थात निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। किस स्थिति में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद होता है, आपलटावीपन की स्थिति होती है, संरक्षण का अभाव होता है साथियों, आत्म केंद्रितता होती है। आत्म केंद्रितता अर्थात बच्चे क्या करते हैं, स्वयं के दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं। अभी हमने आपको बताया होता आत्म केंद्रितता क्या होती है, बच्चे अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया क्या है, गलत है। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या होता है, आत्म केंद्रितता की भावना क्या होती है, प्रबल होती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो और क्या क्या इसके स्थितियां होती हैं, देखिएगा साथियों, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, सूचकता का विकास होता है। क्या होता है साथियों, सूचकता का विकास, अर्थात बच्चा संकेतों आदि के माध्यम से बहुत सारी चीजें, बच्चे को भूख लगी, हमने बताया था बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा क्या करेगा, इशारा करेगा। बच्चा के अंदर भाषा का विकास है लेकिन कम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा इशारों, संकेत, चिन्ह आदि के माध्यम से, आप बच्चे से जब मेहमान आए, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, और आप बच्चे के सामने ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा समझ जाता है मम्मा इशारा कर रही है चुप रहने के लिए। बच्चा संकेत, इशारों आदि के माध्यम से, चिन्ह आदि के माध्यम से क्या करता है, बच्चा समझने लगता है। यह है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखिएगा साथियों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर तर्क करने की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। देखिएगा, तर्क करता है लेकिन निरर्थक तर्क होता है। तर्क करने का प्रारंभ हो जाता है, सार्थक नहीं होता है। बच्चा तर्क करेगा, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, ये नहीं पता, पापा मारने वाले हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को वह प्रकटीकरण करेगा, अर्थात बच्चे के अंदर रुचि या जिज्ञासा क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 11 क्योंकि 7, अब देखिए बच्चा 7 से 11 वर्ष का होने वाला है, और जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होगा तो ऐसी स्थितियां होना स्वाभाविक है। बच्चा तर्क करना शुरुआत कर देता है, बच्चा चीजों को क्रम में व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, एक क्रम में लगाने लगता है। अगर उससे कह दीजिए शाकाहारी चीजों को एक पास, मांसाहारी चीजों को एक पास, सर्वाहारी को एक पास, तो बच्चा हुआ उन चीजों को क्रमबद्ध तरीके से क्या करने का, डेवलप करने लगेगा। संरक्षण का जो अभाव था पिछली वाली अवस्था में, यहां पर संरक्षण का अभाव नहीं रह जाता है, अर्थात बच्चा क्या करता है, पुरानी दृष्टिकोण में, अपना पुरानी समस्या में वापस जा सकता है। जो हमारे अंदर आपलटावीपन की भावना थी, अब बच्चा पलटकर सोचने लगता है। बच्चा सोचता है कि भाई अगर हमें मम्मा ने मारा है तो क्यों मारा है। पहले क्या करता है, एक लगाती थी, दो लगा देता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब बच्चा सोचता है, पलटकर किसी भी चीज के बारे में सोचने लगता है साथियों, क्रम से लगाने लगता है, तर्क करने लगता है। संरक्षण का जो अभाव था देखने लगता है। जीववाद की जो होती है, जो जीववाद का स्तर होता है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। पहले बच्चा निर्जीव वस्तुओं में जीवन को मानता था, अब निर्जीव वस्तुओं में जीवन को नहीं मानता है, अर्थात यह स्तर जो है मूर्त संक्रियात्मक स्तर हो जाता है। वर्गीकरण करने लगता है, तथा दूसरा होता है चिंतन करना शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन होने लगता है। यह चीज मूर्त संक्रिया।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में साथियों यहां पर बच्चा समस्या का समाधान ढूंढने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। यहां पर बच्चा जो तर्क करता है वो सार्थक होता है, सार्थक तर्क की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ बच्चा क्या करता है, निगमन करने लगता है साथियों। निगमन करने का मतलब यह हुआ कि वह सिद्ध करने वाले प्रश्नों को भी हल करने लगता है। और बच्चा यहाँ ये बच्चे की कौन सी अवस्था है साथियों, औपचारिक अवस्था है, अर्थात 11 से 15 वर्ष की अवस्था में हो चुका है बच्चा। अब बच्चा जो समस्या समाधान है अर्थात अपसारी चिंतन होने लगता है बच्चे के अंदर। अपसारी चिंतन, एक ही समस्या पर वह विभिन्न प्रकार से सोच सकता है। भाई यह चीज अगर हमें हासिल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इसके लिए कोई क्या दूसरा उपाय है, अपसारी चिंतन करने लगता है। तो यह सभी स्टेजेस रहती हैं किसमें साथियों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आइएगा हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित, क्रम तो क्रम का ज्ञान साथियों किस अवस्था में था, तीसरी अवस्था में था। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक इनफॉर्मल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, चीजों को क्रम से व्यवस्थित करने लगता है और वह सारी चीजों को सीखने लगता है। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए, समय कम है ठीक है, फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको कंप्लीट कंटेंट का पूरा अच्छे से समझा पाए। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं जीन पियाजे आपको समझ में आए होंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको एक एक अक्षर और एक एक चीज को क्लियर कर पाए और सारी चीजों को पूरी शिद्दत के साथ समझा पाए। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन साथियों हमारा है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है, यह हमसे पूछा गया। आत्मविश्वास में कौन सा समास है, ऑप्शन दिए गए साथियों, तत्पुरुष समास ऐसे दिया गया साथियों, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसके बाद द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इसके बाद साथियों कर्मधारय समास। इसके बाद साथियों क्या दिया है, कर्मधारय समास दिया गया है। यह चार ऑप्शन दिए गए हैं, यह चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन ऑप्शन को समझिएगा और इसमें देखिएगा कि इसमें कौन सा समास रहने वाला है। चलो हम एक ऑप्शन आपको और दे रहे हैं, 5 ऑप्शन दे दिया। अब ये भाव समास चेक करिएगा साथियों, इसमें कौन सा समास रहने वाला है। और अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो साथियों हम समझ जाएंगे हमारी आज की जो क्लास हो गई वो सार्थक हो गई। आप सभी लोग इस उत्तर को देने का प्रयास करिएगा क्योंकि हम जानेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप क्लियर है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया हुआ था जो समास शब्द है साथियों, इस समास शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है संक्षेपण। समास का मतलब साथियों क्या होता है, संक्षेपण, अर्थात किसी भी भाषा को संक्षेप में कहने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी भाषा को संक्षेप में हम लोग कहते हैं, उसका जो संक्षेपण ही होता है साथियों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो समास कौन सा होने वाला है, समास की संख्या कितनी होती है साथियों, समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और उन 6 समासों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 6 समास हैं, तो हमने आपको बताया हुआ था अधिकरण तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है और द्विगु समास है। तो इस प्रकार से हमने 6 समासों की संख्या को पढ़ा। यहां पर है आत्मविश्वास में कौन सा समास है, तो भाई द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था उभय पद प्रधानो द्वंद्व, अर्थात जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। और सबसे बढ़िया पहचान बताई थी हमने साथी कि विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। यहां पर तो ऐसा कोई शब्द मिल नहीं रहा है। कर्मधारय समास हमने बताया था साथी विशेषण विशेष की स्थिति मिलेगी, वो भी यहां पर नहीं है, मतलब ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। अव्यय भाव समास में साथी बताया हुआ था कि अव्यय भाव समास में क्या होता है, सबसे पहला शब्द उपसर्ग मिलता है। तो ऑप्शन मेरे पास रह गए संबंध और अधिकरण। मतलब तत्पुरुष तो है, डेफिनेट हो गया तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। तो हमने साथियों बताया हुआ था, यहां पर देखिएगा समझेगा कि अगर हम इसको विग्रह करें, समास का क्या होता है साथियों, समास का होता है विग्रह। और अगर हम समास का विग्रह करें तो अगर संबंध तत्पुरुष में बनेगा, इसका करें तो आत्मा का विश्वास, और यहां पर बनेगा आत्मा पर विश्वास। तो यहां देखिएगा साथियों आत्मा पर विश्वास बनेगा। अगर
ठीक है, आत्मा का विश्वास। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, हमने बता रखा है कि संबंध तत्पुरुष तभी होगा जब विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह काकी के रारी रे नानी ने मिले। और जब हमने बता रखा है साथियों कि यहां पर में या पर मिल जाए, आत्मा में विश्वास या आत्मा पर विश्वास। अब साथियों भ्रम की स्थिति रहने वाली है कि भाई आत्मा पर विश्वास, तो हमेशा हमने बताया हुआ था साथियों कि जब उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष होता है। भाई उत्तर पद प्रधान है, विश्वास की ही बात हो रही है, आत्मा पर विश्वास करना है, बिल्कुल गजब की बात है। अब भाई देखिएगा, क्या आत्मा का विश्वास होता है या आत्मा पर विश्वास होता है साथियों? आत्मा का विश्वास नहीं होता, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अधिकरण तत्पुरुष। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ, बिल्कुल सटीक आंसर हुआ, वो क्या हो गया साथियों? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो आशा और उम्मीद करते हैं, अभी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला भी है ना, लेकिन फिर भी समय काफी हो चुका है। हम लोग इस श्रृंखला को, बची हुई श्रृंखला को बाद में पूरा कर लेंगे। लेकिन जितना भी हमारी एक आदत रहती है, हमने आपने देखा होगा कि हम जितना भी पढ़ाएंगे ठोस कंटेंट होगा और सिलेक्टेड मैटर होगा, आपकी परीक्षा में वह अहम भूमिका अदा कर सके। भले हम कम पढ़ाएं, लेकिन आपको जो कंटेंट देकर जाएंगे साथियों, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा। आज की अगर श्रृंखला को आपने मजबूत स्तर से देख लिया, जोश और जुनून के साथ देख लिया, अगर आपने अपनी उम्मीदों को खरा रखा, उम्मीदों पर अच्छे से कार्य करते गए, आपने अपने लक्ष्य पर कार्य किया, तो साथियों वो दिन दूर नहीं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहा कि आज की क्लास अगर आपने देख ली तो 6 से 7 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, वह 6 से 7 नंबर की जो श्रृंखला है, आप इजी आज की श्रृंखला से सॉल्व कर पाएंगे। आपने जीन पियाजे को भी पढ़ा, जीन पियाजे से 6 से 7 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे सीटेट की परीक्षा में रहती है साथियों। तो पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो सबसे पहला कार्य किया, देखो वीडियो के शुरुआत में आप धमाकेदार तरीके से शेयर कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाई जितना भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, उन सभी में इस वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दिया करिए। क्योंकि आपका एक शेयर किसी भी बच्चे के भविष्य को सुधार सकता है। आपका एक लाइक वीडियो को सजेशन में लगवा सकता है, और आपका बेल आइकन का एक बार प्रेस करना आपके पास हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन को पहुंचा सकता है। अर्थात इस वीडियो में तीनों कार्य करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में। आपको इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।